मित्रों, आज दिनांक 7 जून के आपके साथ आपकी बात के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सभी बंधुओं को जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे, अभी निपटे चुनाव में कुछ कारणों से भारतीय जनता पार्टी को देश के उत्तर प्रदेश, बंगाल तथा राजस्थान में कुछ मनवांछित परिणाम न आने के कारण राष्ट्र हित में लगे, सनातन हित में लगे और गरीब हित में लगे ऐसे सभी राष्ट्रवादी सनातनी समाज को एक निराशा का अनुभव हुआ है। मित्रों, इन परिणामों के बीच देश के सारे प्रचार माध्यमों में एक अयोध्या के परिणाम की बड़ी चर्चा विपक्षी दलों ने एक विमर्श गढ़ने के लिए कैसे एक झूठ का सहारा लेकर हमारे अयोध्या धाम को, वहाँ के निवासियों को के प्रति देश के सनातन समाज में एक खलनायक सिद्ध करने का एक जो अभियान छेड़ा हुआ है, उस बात को हम सबको समझ में आना चाहिए। सोशल मीडिया पर कुछ हमारे उत्साही निराशा के कारण तरह तरह की अयोध्या वासियों के लिए बातें कर रहे हैं, तरह तरह के पुराने उदाहरण खोज कर ला रहे हैं। लेकिन जब एक नया विमर्श सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी की हार अयोध्या धाम से नहीं हुई है, अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट के अन्य जो विधानसभाएं हैं वहाँ इतनी बड़ी हार हो गई किन्हीं कारणों से, जो कि अयोध्या से प्राप्त विजय को धूमिल कर प्रत्याशी की हार का कारण बना। लेकिन बहुत से लोग इसका ठीकरा अयोध्या धाम, वहाँ हुई विकास के कार्यक्रमों से कुछ उत्पन्न अव्यवस्था व परेशानियों को देने का काम करें, जो कि पूर्णतः नितांत निराधार व गलत सिद्ध आ रही है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हम सबको सब्र रखना चाहिए, अति उत्साह में भी नहीं आना चाहिए, न अति निराशा में आना चाहिए। इस अवसर पर मित्रों, मैं आपके समक्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक पूज्य माधव शाह सदाशिवराव गोलवलकर जी, जिनको हम सब बड़े आदर सम्मान के साथ गुरु जी के नाम से भी जानते हैं, उनकी एक बात आपके साथ बांटना चाहूँगा। कुछ इसी प्रकार की निराशा की स्थिति महात्मा गांधी हत्याकांड के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगाए प्रतिबंध और उस प्रतिबंध के बाद स्वयंसेवकों के घरों पर, उनके परिजनों पर तत्कालीन कांग्रेसी सरकार व उनके समर्थकों ने जो जुल्म ढाए थे, उन जुल्मों के बारे में सुनकर ही हम सबका मन कांप जाएगा। लेकिन उन जुल्मों की कथाएं, कहानियां, उन हत्याकांडों की जो निर्दोष लोगों पर ढाए गए थे, वह समाज के सामने बहुत कम मात्रा में आई थी। स्वयं सेवकों ने सब्र रखा, उन सारे जुल्मों को सहा और समय आने पर जैसे सच्चाई का सूरज प्रकट होता है, सरकार किसी भी कोण से गांधी जी की हत्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई
हाथ नहीं पा पाई और उसको प्रतिबंध भी हटाना पड़ा। उन प्रतिबंधों के बाद गुरु जी का देश में प्रवास हुआ, कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ और जगह जगह संघ के स्वयंसेवकों व उनके समर्थकों में ऐसे उन पर अन्याय, अत्याचार और सरकार के खिलाफ बहुत रोष और गुस्सा था। कटु भाषा का इस्तेमाल भी कर रहे थे। लेकिन उस समय हमारे गुरु जी ने एक बात कही थी कि यदि गलती से दांतों के बीच अपनी जीभ आ जाए तो हम अपने दांत नहीं तोड़ देते। ये सब भी हमारे समाज के अंग हैं और कुछ भूल व भ्रमवश जो भी हुआ, लेकिन ये हमारे समाज के ही अंग रहेंगे। ये उदाहरण देकर बहुत अच्छी तरह से उस समय इस रोष व गुस्से को शांत किया था। मित्रों, हम सबको भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि जो किन्हीं कारणों से सनातन समाज के संयमित, संस्कारित, सचेत, सजग और संगठित होकर बड़े ही धैर्य के साथ पिछले कई चुनाव में राष्ट्र हित, सनातन हित, गरीब हित, युवा हित, महिला हित, किसान हित के काम करने वाली सरकारों के लगातार निजी हितों से ऊपर उठकर मतदान कर रहे थे, ला रहे थे आदरणीय मोदी जी को। और ऐसे समाज के लोगों ने ही बहुत बड़ी मात्रा में देश के अंदर आदरणीय मोदी जी को उनके इन्हीं कार्यों के कारण सारे विपक्षी दलों, गठबंधनों की एकत्रित संख्या से बहुत बड़ी ज़्यादा संख्या में भी अभी भी मत देने का काम किया है। वो हमारे ही लोग हैं। लेकिन किन्हीं कारणों से हमारे बीच के कुछ लोग झूठे, छल प्रपंच, संविधान विरोधी काम करेंगे। ये लोग आके आरक्षण हटाएंगे, तरह तरह के, जो मैं पहले भी आपको सचेत कर रहा था। पिछले आपकी बात आपके साथ अंकों में मैंने बताया था कि बहुत बड़ी विदेशी एक षड्यंत्र चल रहा है और वो नहीं चाह रहे कि मोदी जी भारतवर्ष में तीसरी बार आएँ। जब उनको लगा हम तीसरी बार उन्हें आने से आदरणीय मोदी जी को जनता के समर्थन के कारण नहीं रोक सकते, तो उन्होंने दूसरा बी प्लान शुरू किया कि अगर मोदी जी आए भी तो इतने सशक्त होकर ना आए। एक भारतवर्ष में एक लंबे 14 से पहले जैसी लूली लगड़ी गठबंधन की घिसटती सशक्ति सरकारें, जिन पर कोई भी कभी भी कहीं दबाव बनाकर अपने हित साध सकता था और भारतवर्ष की उन्नति में बाधक बन सकता था, ऐसी सरकार ही आए अगर तीसरी बार। मित्रों, दुर्भाग्य से कुछ हम लोगों के समाज के सचेत न रहने के कारण, कुछ हम लोग अति उत्साह, अति आत्मविश्वास के कारण मोदी योगी जी पर अत्यधिक निर्भरता तथा जो हमारे लोग टिकट पाए थे उनकी भी निश्चित कहीं ना कहीं भूल रही होगी कि वे मतदाताओं के कुछ जो छोटा सा वर्ग था, कैसे वो छल प्रपंच, झूठे बहकावे में आ रहा था, उसको रोकने में असमर्थ सिद्ध हुए और दूसरे रास्ते पर चले जाने का काम किया। लेकिन मित्रों, वो हमारे लोग हैं, अपने लोग हैं। अब हम सबका कर्तव्य है कि आदरणीय मोदी जी तीसरी बार, और आप चिंता ना करें, प्रभु पर विश्वास रखें, किसी प्रकार भी कमजोरी के साथ अपनी सरकार बनाने नहीं जा रहे हैं। आने वाले समय में सब्र रखें, धैर्य रखें, अपने नेतृत्व पर अटल विश्वास रखें, भगवान पर श्रद्धा रखें और अपने कार्य लगातार अनवरत रूप से करते रहें, सचेत सजग होकर अपने अपने बूथों पर। हम सब देखेंगे कि आने वाले समय में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में
भारतीय जनता पार्टी सरकार अपना तीसरा कार्यकाल भी बड़ी सफलता से पूरा करेगी। जनता के निर्णय को स्वीकार करें, कहाँ हमसे चूक हुई है। आखिर हम केवल फेसबुक व्हाट्सएप पर ही तरह तरह के समाचार, तरह तरह के मीम्स डालते रहे और उसी को करने में अपने को वीर सिद्ध करते रहे। यदि हम सब ने 10 दिन 15 दिन पहले अपने अपने बूथों पर केवल एक एक घंटा देने का काम किया होता, घर घर जनसंपर्क किया होता, कहीं ना कहीं ये कमी रही और जो परिणाम आए हैं वह भी देखने में आया। ऐसी जगह हम सफलता प्राप्त किए हैं जहां हमारे कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर लगकर काम किया है। मित्रों, मैं आंवला लोकसभा की बात करना चाहूँगा। एक बड़ी अफवाह उड़ाई जा रही है कि विजयी सांसद प्रत्याशी की सजातीय बंधुओं ने वोट पूरी तरह से नहीं दिया। ये कतई गलत और अनर्गल है। कहीं भी किसी जाति का नाम लेकर, वो हमारे अपने लोग हैं और कहीं कम कहीं ज़्यादा इस समाज ने राष्ट्र हित के प्रश्नों पर कहीं समझौता नहीं किया है। बहुत बड़ी मात्रा में इनका वोट मिला है। विभिन्न मतदान केंद्रों पर जिनमें मौर्य शाक्य बिरादरी की बहुतायत है, उन बूथों पर भी मोदी जी व योगी जी तथा भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने का काम इस समाज ने किया है। यदि हम सबको एक तरफ से एक ही उसमें तोलेंगे तो ये उचित नहीं रहेगा। यदि किन्हीं बंधुओं को इस बारे में कोई चर्चा करनी हो तो मैं बूथ के और मतदान केंद्रों के कितने मतदान हमको मतगणना में प्राप्त हुए हैं बता भी सकता हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य इतना है कि अब हम आगे को सोचें। 9 तारीख को शाम को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। ये भारत वर्ष के 75 वर्ष के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। पहली बार हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने तीसरी बार सन 62 में सफलता ली थी, शपथ ग्रहण की थी तीसरी बार सफलता प्राप्त करके। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप सबके दिए जन समर्थन के कारण ही तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। इस अवसर पर हम सब अपने अपने मतदान केंद्रों पर संयमित, संस्कारित, सचेत, सजग और संगठित होकर अपने बूथ पर सारे का देवतुल्य कार्यकर्ताओं, जिन जिन बंधुओं ने हमें मतदान किया है, ऐसे सभी लोगों को उनका धन्यवाद दें, उनको बधाई दें और बैठकर उनके साथ सकारात्मक चर्चा कर जिन समाज बंधुओं ने हमारे बूथ स्तर पर किन्हीं वजहों से हमसे इस बार छिटक गए हैं, इसकी भी चिंता करें। वो हमारे अपने हैं और निश्चित ही वह फिर हमारे साथ रहेंगे। मेरा अनुरोध है, इस ओर यदि हम सब सब्र व धैर्य के साथ अपने अपने मतदान केंद्रों पर लगेंगे तो निश्चित ही आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसी प्रकार जैसी मनवांछित सफलता जो हमको इस बार कुछ जगहों पर नहीं मिल पाई वह निश्चित ही मिलेगी, क्योंकि भारतवर्ष चुनाव का देश है। एक चुनाव आता है, दूसरा एक जाता है, दूसरा आता है। तो इसलिए ये जो सोशल मीडिया पर व अन्य जगहों पर हम एक दूसरे की कमियां निकाल रहे हैं, कमियां निकालने का काम जो लोग हैं, जहां कमी रही है, क्या रही है, वो सारा काम चल रहा है। निश्चित ही जनता ने जो फैसला दिया है उसमें कहीं ना कहीं हमारी आत्मनिरीक्षण का हमको एक अवसर प्रदान किया है कि हम अपने में सुधार करें और निश्चित ही हम सब
बूथ स्तर से लेके प्रदेश स्तर, राष्ट्रीय स्तर तक जहाँ जहाँ हमें कमियाँ रही हैं वो उनमें हम सुधार करेंगे। और मेरा आप सभी से बस एक अंतिम निवेदन है कि किसी भी सनातनी समाज के व्यक्ति समूह से दोष ना रखकर और आने वाले समय का चिंतन करते हुए अपना व्यवहार, अपनी वाणी, अपने सोशल मीडिया की पोस्ट पर ऐसी कोई बात हम ना कहें जिससे किसी का दिल दुखे और जिस बात का लाभ उठाकर हमारे विरोधी और हमारे लोगों में नींबू निचोड़ने का काम कर सकें। हमारे संगठन रूपी जो दूध है बड़े, उसमें नींबू निचोड़कर फाड़ने का काम कर सकें। हमारे सब काम, वाणी, व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे आगामी समय में संगठन को हमको सशक्त करना है। और यह जो लड़ाई चल रही है ये शताब्दियों पुरानी लड़ाई है। इसमें जो हमारे सामना जो समूह लड़ रहा है ये बहुत शताब्दियों की लड़ाई है, लंबे समय तक चलने वाली है। इसमें कई उतार चढ़ाव आएंगे। देव और असुरों जैसा ये संघर्ष है। मायावी लोग हैं, इनकी माया से हमको स्वयं बचना है, अपने समर्थकों को बचाना, अपने समाज को बचाना, अपने राष्ट्र, अपने गांव सबको बचाना। और अपनी वाणी, व्यवहार, सोशल मीडिया का उपयोग हम केवल इसीलिए करें, ना कि इनका उपयोग हम अपने अंदर फूट डालने वाले तत्वों को ना पनपने दें। आप सबने सुना, मेरा एक अनुरोध के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि हम सब ये अपना ये चैनल आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी बोलकर यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको इस पर प्रसारित वार्ता का क्रम अच्छा लगता है इसको लाइक करें, शेयर करें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोनों में ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर पहुंचाने का आप सब प्रयास करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको एक बार पुनः नमन व वंदन। भारत माता की जय। आपका राकेश मोहन त्यागी। आपकी बात आपके साथ।